हेलो एवरीवन, सार एंड गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कंचन सिंह आज इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, ऑलरेडी हमने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया है और आज हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है क्या, कौन सा? राज्य एवं राष्ट्र की आय। यानी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि राज्यों की आय क्या होती है और किसी राष्ट्र की आय क्या होती है। तो इसी से रिलेटेड आज हमारा चैप्टर है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब कोई ह्यूमन बीइंग या मानव जो है वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है तो उसके लिए उसे किसकी आवश्यकता होती है? आय की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आय नहीं होगा तो व्यक्ति एक्सपेंडिचर कैसे करेगा, है ना? व्यय करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कैसे करेगा। ठीक है, यानी जो भी हम खर्चे करते हैं उस खर्चों को पूरा करने के लिए हमें आर्थिक क्रिया करनी पड़ती है और उससे हम आय कमाते हैं। ठीक है, और यही आय जो है ये भविष्य में या फिर जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो वो व्यय के रूप में हम करते हैं। पर अब क्वेश्चन ये है कि राज्य जो होते हैं उनके भी कई खर्चे होते हैं और जो राष्ट्र है यानी कोई देश है उसके भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो राज्य होते हैं उनको क्या करना है? अपने राज्य के लिए बेसिक फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करनी है। इसके लिए उन्हें सड़क बनवाना है, स्वास्थ्य की सुविधाएं देनी है, शिक्षा की व्यवस्था करनी है और कई सारे काम करने हैं। तो इन कार्यों को करने के लिए राज्य को व्यय करना पड़ता है यानी खर्च करना पड़ता है और इन खर्चों को पूरा करने के लिए आखिर राज्य के पास आय आता कहाँ से है? ठीक है, इसी तरह राष्ट्र जो है वो भी अपनी जो जनसंख्या है उनको कई सारी सुविधाएं प्रदान करता है ना? उन सुविधाओं के लिए राज्य जो है वो, राष्ट्र जो है वो बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स करता है। तो इन खर्चों को पूरा करने के लिए भी उन्हें आय की आवश्यकता होती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो राज्य होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि जो भारत है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं वो क्या है? राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्य की आय कहाँ से आती है और राष्ट्र की आय कहाँ से आती है? क्योंकि आय जरूरी है, जब तक आय इनके पास नहीं होगा तो ये लोगों के लिए क्या है, खर्च किस तरह करेंगे। तो इसी चीज को आज हम डिस्कस करेंगे। पर इस चीज को डिस्कस करने के पहले हमें ये समझना होगा कि आय होती क्या है। अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि जो आर्थिक क्रिया होती है यानी कि जब भी कोई हम ऐसी क्रिया करें जिसके द्वारा हमें आय प्राप्त हो तो वो सारी क्रियाएं क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, तो आय है क्या कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी तरीके का श्रम करे, वो श्रम शारीरिक भी हो सकता है और वो श्रम जो है वो मानसिक भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, पिक्चर के थ्रू हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन से किस तरह का श्रम किया जा रहा है? शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम मतलब ऐसा श्रम जिसके अंदर ना तो बहुत ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता होती है और न ही बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो ऐसे श्रम को हम किस में रखेंगे? शारीरिक श्रम में। वही दूसरी तरफ जो कार्य या जिस कार्य में या तो नॉलेज की आवश्यकता होती है या ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, ऐसे कार्य को हम स्पेशली क्या कहेंगे? मानसिक श्रम करेंगे। यहाँ पे दोनों लोग श्रम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि श्रम करने से इनको कोई ना कोई पारिश्रमिक मिल रहा है। ठीक है, और ये जो पारिश्रमिक मिल रहा है यही उनकी आय है। इसको डेली का वेजेस मिलता होगा, जितना दिन ये कार्य करती होंगी उतने दिन का हर पर डे इनको मजदूरी मिलती होगी। तो यहाँ पे शारीरिक श्रम के बदले इसे मजदूरी मिल रही है, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मानसिक श्रम किया जा रहा है तो इस श्रम के बदले उन्हें सैलरी मिलती होगी। ठीक है, तो जो भी पारिश्रमिक मिलता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक कार्य कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो इस कार्य को करने के बदले मुझे जो पारिश्रमिक मिला वही क्या है? मेरी आय है। ठीक है, तो आय क्या होती है आपका कि कोई भी व्यक्ति जब शारीरिक और मानसिक कार्य करता है और उसे कार्य के बदले, जब वो कार्य करेगा तो उसके बदले जो पारिश्रमिक मिलेगा वही क्या होता है? उस व्यक्ति का आय होता है। तो व्यक्ति का आय तो हमें पता चल गया कि व्यक्ति आय कैसे प्राप्त करता है। राष्ट्र और राज्य के आय के बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जब मैं आपको सूचकांक के बारे में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी हम तुलना करते हैं या तो देशों की या फिर राज्यों की, तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? सूचकांकों की। और सबसे बड़ा जो सूचकांक जो है, जो तुलना के लिए बेस्ट है अभी, वो कौन सा है? आय। ठीक है, तो आय के बेसिस पे हम क्या करते हैं? देशों और राज्यों की तुलना है। तो हम कह सकते हैं कि आय क्या है? एक मापदंड है ना, जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं? किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का हम आकलन कर सकते हैं। यानी कौन सी देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, अगर इसको हमें मापना हो तो हम क्या करेंगे? उस देश का आय देख लेंगे। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं मैं कि जिस देश की राष्ट्रीय आय ज्यादा है उसको माना जाएगा कि वो देश जो है वहां पे आर्थिक विकास ज्यादा हुआ है। जिस देश की राष्ट्रीय आय कम है या प्रति व्यक्ति आय कम है तो हम कहेंगे कि उस देश का जो आर्थिक विकास कम हुआ है। तो हमने यहाँ पे दोनों की तुलना करने के लिए कौन सा मापदंड लिया है? आय। तो आय का ये मापदंड है। अब हमने ये बताया आपको कि जो आय के हिसाब से, अब इस मापदंड का इस्तेमाल करके मैंने क्या बताया आपको कि विश्व के देशों को हम क्या करते हैं? विभिन्न समूहों में रखते हैं। जैसे हमने ये बताया आपको कि जो देश हैं वो क्या किया जाता है? उनको मेनली 3 ग्रुप्स में रखा गया है: विकसित देश, विकासशील देश और कम विकसित देश। ठीक है, डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और लेस डेवलप कंट्री। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लू कलर से, यानी कि वर्ल्ड मैप को हम देखें, विश्व मानचित्र को देखें, तो यहाँ पे ब्लू कलर से जो भी कंट्रीज हैं वो कौन से देश है? विकसित देश। यहाँ पे येलो कलर किस चीज को डिनोट कर रहा है? आपका विकासशील देशों को। और ब्राउन कलर यहाँ पर कौन से देशों को शो कर रहा है? जो लेस डेवलप कंट्रीज है, यानी कि कम विकसित देश। तो इस बेसिस पे अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें तो हमने क्या देखा कि जो नॉर्थ अमेरिका के देश है, स्पेशली जो यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, यहाँ पे यूरोप के देश, यूरोप में भी कौन से? जो वेस्टर्न यूरोप है ना, पश्चिमी यूरोप के देश है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे देश, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इन सबको हमने किस में रखा है? विकसित देश में। क्यों? क्योंकि इनकी जरूर राष्ट्रीय आय ज्यादा होती होगी। विकासशील देश को येलो कलर से डिनोट किया गया है, जहां पे हमने देखा मैक्सिको, अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका की लगभग सारे देश, यहाँ पे एशिया के देश और अफ्रीका के देश, और बाकी यहाँ पे कुछ साउथ एशियन जो कंट्रीज है वो देशों को, इन सबको हमने रखा विकासशील देश में। और यहाँ पे अफ्रीका के देश, जिसमें खास करके जो सब सहारा अफ्रीका के जो देश है, ठीक है, इसके अलावा कुछ देश यहाँ पर, ठीक है, एशिया के कुछ कंट्रीज हैं, इन सबको हमने किस में रखा है? लेस डेवलप कंट्री में। अब क्वेश्चन ये है कि भारत किस ग्रुप में है? तो बिकॉज ये येलो से है और हम यहाँ देखते हैं कि भारत जो है ये येलो कलर में आ रहा है, यानी कि भारत क्या है? एक विकासशील देश है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या समझा कि आय का इस्तेमाल करके हमने देशों को विभिन्न समूहों में बांटा है उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से। अब हम बात करते हैं इसी तरह, जिस तरह हमने देशों को विभिन्न समूहों में बांटा आय मापदंड का इस्तेमाल करके, उसी तरह अगर हम भारत के राज्यों को देखें तो भारत के राज्यों में भी हम क्या कर सकते हैं? उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन कर सकते हैं। और मापदंड क्या इस्तेमाल करेंगे? उनकी आय। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से अगर इस मैप को ऑब्जर्व करें, अगर इसको आप देखें तो हमने क्या देखा? पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि जो यहाँ पे अगर इस तरफ से अगर बढ़ते हैं तो ये जो रिच जो स्टेट्स है उन वो होंगे, और यहाँ पहुंचते पहुंचते वो डिनोट कर रहा है किसको? जो कि पुअर स्टेट्स है ना, जो अमीर राज्य, और इस तरह जो है ये गरीब राज्य। तो अगर हम देखें कि सबसे अमीर राज्य, भारत के राज्यों में अमीर राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा केरला। ठीक है, केरला में अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा क्या है? 0.7% ही यहाँ पे गरीबी है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें इसी तरह गोवा को देख लीजिए, 3.8% ही यहाँ पे गरीबी है। पंजाब, ठीक है, यहाँ पे अगर हिमाचल, ये सब जो राज्य हैं ये सब किसको किस में रखेंगे? हम अमीर राज्यों में रखेंगे। यानी अगर हमको रखना हो यहाँ पे कि अमीर राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये और सबके रीजन अलग अलग है कि कौन सा राज्य क्यों अमीर है, इसके पीछे जरूर कारण है। तो यहाँ पे
जो हो सकता है वो है गोवा, ठीक है, केरल, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, है ना। ये सब राज्य जो है उनको अमीर राज्यों में कहेंगे। गरीब राज्य में कौन कौन से राज्य आएंगे बिहार के? तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जो सबसे गरीब राज्य, एक रेड में आप पूरे में किसको देख रहे हैं? पूरे राज्य में बिहार को, क्योंकि यहाँ पे गरीबी का अगर हम परसेंटेज देखें तो ये कितना है? 51.9%। इट मीन्स कि बिहार की जनसंख्या जो है उसके आधी से ज्यादा, लगभग अगर 52% देखें तो यहाँ पे इतने लोग गरीब हैं। यानी कि सबसे जो गरीब राज्य जो है भारत के सभी राज्यों में, वो राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार जो है नंबर 1 पर है, सबसे गरीब राज्य है। और इसके अलावा और भी कई राज्य हैं, जैसे कि ये जो आपका ब्राउन, यहाँ पे देखिए झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश है, ये सब राज्य जो हैं इनको किस में रखेंगे हम? गरीब राज्य में। तो और यहाँ पे जो हमने अंतर करने के लिए कि कौन से राज्य अमीर है, कौन से राज्य गरीब है, किस मापदंड का इस्तेमाल किया है? आय का, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है, यानी जिसका आय ज्यादा है, जिस राज्य की आय ज्यादा है उनको हम अमीर में रखेंगे। जिस राज्य की आय कम है, राष्ट्रीय आय, जो पीसीआई प्रति व्यक्ति आय कम है, उसको हम किस में रखेंगे? गरीब राज्य में रखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अमीर राज्य और गरीब राज्य कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि उत्पादन के कारक क्या होते हैं, ठीक है। जब भी किसी तरह का उत्पादन होता है तो उत्पादन करने के लिए बहुत सारे इनपुट्स की जरूरत होती है ना। और जो जो इनपुट उत्पादन में शामिल होते हैं उन्हीं इनपुट्स को हम क्या कहते हैं? उत्पादन के कारक कहते हैं। मतलब बहुत और सिंपल मैं इसको आपको समझाऊं तो उत्पादन के लिए जिन साधनों की, जिन कारकों की आवश्यकता होती है, वही कारक या वही साधन क्या कहलाते हैं? उत्पादन के साधन कहलाते हैं। मतलब इन कारकों के बिना या इन साधनों के बिना उत्पादन को संभव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उत्पादन के कारक यहाँ पे बताया गया है, इसको डेफिनेशन में बताया कि जो संसाधन है ना, या जो भी इनपुट्स होते हैं जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? उत्पादन के कारक कहलाते हैं, ठीक है। और उत्पादन का मेन मोटिव क्या होता है कि उत्पादन के द्वारा या तो वस्तुओं का उत्पादन होगा या फिर क्या होता है? सेवाओं का उत्पादन होता है, ठीक है। तो उत्पादन के कारक यानी कि जब भी हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं तो जो मुख्य साधन जो आवश्यक है, वही सभी साधन जो है वो उत्पादन के साधन कहलाते हैं। आखिर उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? 4: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। कहीं कहीं ये मुख्य 4 साधन हैं, कहीं कहीं आपको उत्पादन के 5 साधन भी देखने को मिलेंगे जिसके अंदर संगठन को रखा जाएगा। पर अगर हम बात करते परंपरागत जो अर्थशास्त्री हैं वो क्या रखते हैं? उत्पादन के 4 ही मुख्य साधन को उन्होंने रखा हुआ है: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करते हैं भूमि कहते किसको है, यहाँ पे अर्थशास्त्र में भूमि का मतलब केवल जमीन से नहीं होता है। अर्थशास्त्र में भूमि का मतलब होता है जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, यानी जो वो सारी चीजें जो हमें प्रकृति दे रही है उन सब को हम किस में रखेंगे? भूमि में। जैसे सूर्य का प्रकाश, ताप, पानी, कोयला, प्राकृतिक गैस, ठीक है, पेट्रोलियम, ये सब हमें प्रकृति दे रही है, तो इन सबको किस में रखेंगे? भूमि में, ठीक है। तो पहला जो उत्पादन का साधन होता है वो है भूमि। दूसरा है श्रम, है ना, श्रम को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि श्रम जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है शारीरिक, ठीक है, या इसको हम कहेंगे अकुशल, और दूसरा है मानसिक श्रम, ठीक है, जिसको हम कहेंगे कुशल श्रम, ठीक है। तो वो अब श्रम होता क्या है? जो भी एफर्ट है ना, जो भी
प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी ह्यूमन अपना एफर्ट लगाता है उसी को हम क्या कहते हैं, श्रम कहते हैं। अब ये एफर्ट तो शारीरिक, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, स्कूल में जो है वो पढ़ाया जा रहा है, तो स्कूल में एक श्रम तो मेरे द्वारा किया जा रहा है ना, लेकिन इस श्रम को किस में रखेंगे, मानसिक में। क्यों? क्योंकि मुझे आपको पढ़ाने के लिए नॉलेज और कुशलता की आवश्यकता है। पर अगर उसी स्कूल में झाड़ू पोछा या घंटी लगाने के लिए कोई स्टाफ है तो वो भी श्रम कर रहा है, लेकिन उसके श्रम को हम किस में रखेंगे, शारीरिक श्रम या अकुशल श्रम में, यानी कि वो कार्य कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो पहली चीज हो गई भूमि, उत्पादन का सबसे प्रमुख साधन। दूसरा है श्रम, जो कि 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। तीसरा है पूंजी। पूंजी जो है ये भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है चल और एक होता है अचल पूंजी। चल पूंजी यानी उत्पादन के साधन में जितनी पूंजी की आवश्यकता है, यानी एक बार उत्पादन खत्म हो गया तो उस पूंजी की आवश्यकता भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे जो मनी, जो कैश होता है, ठीक है, उसको हम किस में रखेंगे, चल पूंजी में। या फिर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको हम किस में रखेंगे, चल पूंजी के। ठीक है, जैसे किसान की अगर हम बात करें, उत्पादन की प्रक्रिया हो रही है, यानी किसान जो है वो अनाज का उत्पादन कर रहा है। अब इसके अंदर उत्पादन का पहला साधन क्या है, उसके पास भूमि, खेत के रूप में, बाकी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। श्रम के रूप में वो जो लेबर हायर कर रहा है, ठीक है, वो शारीरिक श्रम है। ठीक है, मानसिक श्रम भी कुछ कि क्या बोना है, मिट्टी कैसी है, ये सब कर सकते हैं। पूंजी में उसके पास वो 2 प्रकार की पूंजी का इस्तेमाल करेगा, चल पूंजी और अचल पूंजी। चल पूंजी में वो किसको रखेगा, जो खाद है, क्योंकि जितनी खेती करनी है उतना ही वो खाद इस्तेमाल करेगा, बीजों का इस्तेमाल करेगा। तो ये सबको हमने किस में रखा, चल पूंजी में। अचल पूंजी कौन सी पूंजी होती है, वो पूंजी जिसको अगर हम एक बार खरीदें तो उसका इस्तेमाल कई वर्षों तक किया जा सकता है। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, जो भी सिंपल टूल से लेकर के जो हैवी टूल्स होते हैं, यानी कोई भी मशीन, जैसे कि आपका किसान के लिए जो खुरपी है वो भी उसकी अचल पूंजी है, और एक ट्रैक्टर जो है वो भी उसकी अचल पूंजी है। ठीक है, और लास्ट है उद्यमशीलता। उद्यमशीलता यानी उसने क्या किया, जो किसान है वो क्या कर रहा है, उसने भूमि, श्रम, पूंजी, इस सब को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, उसको एक संगठन बनाया। ठीक है, और जा करके उसने क्या किया, उत्पादन को पॉसिबल किया। तो अब खेत में फसल अच्छी होगी तो इसको लाभ मिलेगा, और खेत में फसल अच्छी नहीं होगी तो इसको लाभ नहीं मिलेगा। मतलब इसने क्या किया, जोखिम उठाया। पहला काम क्या किया इसने, कि इसने उत्पादन के साधनों को संगठित किया है। ठीक है, तो इसने क्या किया, जोखिम लिया है, और जोखिम जो ले रहा है, या तो वो रिस्क, इट मीन्स कि वो रिस्क ले रहा है, तो या तो उसे रिस्क लेने के बदले लाभ होगा या फिर हानि होगी। ठीक है, तो ये ही 4 जो है ये उत्पादन के मुख्य साधन है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं लोग कि नहीं 5 साधन है, 5 साधन भी हैं, लेकिन मुख्य जो साधन है वो क्या है, 4 ही साधन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है कि जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के जो कारक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। लैंड मतलब भूमि, जिसके अंदर नेचर का हर चीज आ जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया, पेड़, पानी, खनिज, कोयला, हर कुछ। ठीक है, कैपिटल के अंदर सब कुछ आ जाएगा, जितने भी तरह के टूल्स होते हैं, यानी मशीन हो गया। ठीक है, इसके अलावा बिल्डिंग हो गया, ये सब कुछ जो है वो किसके अंदर आ गया, कैपिटल में आ गया। लेबर के अंदर वो लोग जो कि अपने एफर्ट डाल रहे हैं, लेबर में भी स्किल्ड और अनस्किल्ड यानी कुशल और अकुशल लेबर होंगे। और उसके बाद जो होता है उद्यमी, यानी जो रिस्क ले रहा है, इन सब को आपस में मिला करके क्या कर रहा है, उत्पादन की प्रक्रिया को पॉसिबल बना रहा है। ठीक है, तो इसे ही हम उत्पादन के साधन कहते हैं। इन चारों का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक उत्पादन जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया कैसे होती है। मैंने ये बताया आपको कि ये 4 चीजें मिली पहले, यानी कि भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। ये चारों जो साधन है ये आपस में मिले
और फिर क्या हुआ कि जैसे फैक्ट्री है, मान लीजिए ये सूती कपड़े की फैक्ट्री है, तो उत्पादन कैसे होता था? लैंड के रूप में इसके पास पानी, जमीन, ये पहला साधन आया। पूंजी के रूप में अगर ये सूती वस्त्र की फैक्ट्री है तो रॉ मटेरियल यानी जो कपास होगा, कॉटन होगा, ये रॉ मटेरियल है। और इसके अलावा जो बड़े बड़े मशीन्स जो है वो क्या है, इसके फिक्स कैपिटल है, यानी चल पूंजी, अचल पूंजी। लेबर में क्या है, इंजीनियर जो होंगे वो क्या होगा, स्किल्ड लेबर हो गया। और जो फैक्ट्री के जो मजदूर है वो काम जो करते हैं उसको हमने किस में रखा, अनस्किल्ड में। एंटरप्रेन्योर यानी जो इस फैक्ट्री का मालिक है, जो कि रिस्क ले रहा है, ठीक है। और तब ये चारों मिल करके यहाँ पे उत्पादन होगा और जो है गुड्स को क्या किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इस तरह उत्पादन की प्रक्रिया जो है वो चलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है उत्पादन के कारक और उनके पारिश्रमिक। उत्पादन के कारक जो है ये मोस्टली कितने होते हैं, 4 होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। अब जितने भी कारक होते हैं जब उनको उत्पादन के साधन में जब वो योगदान करते हैं तो उनको तो पारिश्रमिक मिलता ही है। जैसे मैं अगर यहाँ पे काम कर रही हूँ तो मेरे काम के बदले मुझे पारिश्रमिक मिल रहा है आय के रूप में। तो हाँ, तो मैं जैसे ये कार्य कर रही हूँ तो मुझे आय के रूप में पारिश्रमिक कर रहे हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको जैसे बताया मैंने कि उत्पादन के जो ये 4 साधन जो हैं ये क्या कर रहे हैं, उत्पादन में सहयोग कर रहे हैं। तो इनको भी तो पारिश्रमिक चाहिए किसी न किसी रूप में। तो इन उत्पादन के कारकों को किस रूप में पारिश्रमिक मिलता है, ठीक है, तो इसी को हम आज पढ़ेंगे। तो मुख्य ये 4 उत्पादन के कारक और इनको पारिश्रमिक मिलता है इस रूप में, यानी भूमि के बदले किराया मिलता है, ठीक है, या फिर हम इसको रेंट बोलेंगे। श्रम के बदले क्या मिलता है, मजदूरी यानी वेजेस। पूंजी के बदले ब्याज और उद्यमशीलता को क्या मिलता है, लाभ, ठीक है। इसको हम पुरस्कार भी कहते हैं कि उत्पादन के कारक जो होते हैं क्योंकि ये उत्पादन में सहयोग करते हैं तो इनको बदले में क्या मिलता है, तो जो पुरस्कार मिलता है या जो पारिश्रमिक मिलता है इन चारों को इस रूप में मिलता है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जैसे भूमि को मैंने अभी क्या बताया कि भूमि का पारिश्रमिक क्या है, रेंट यानी कि किराया। तो भूमि में जैसे मैंने बताया कि जो भी मिट्टी, पानी, जंगल वगैरह है तो भूमि का उपयोग जब उत्पादन में किया जाता है तो उसके मालिक को, बहुत कॉमन सी बात है कि अगर कोई अपनी भूमि देता है तो बदले में वो क्या लेगा, किराया लेता है, ठीक है। तो भूमि के पारिश्रमिक के बदले क्या मिला, मालिक को किराया मिला। वही दूसरी तरफ अगर हम श्रम को देखें तो श्रम जब उत्पादन का जो कारक है जब ये उत्पादन के साधन में सहयोग करता है तो उसे बदले में क्या मिलता है, मजदूरी, ठीक है, यानी श्रम का जो पारिश्रमिक है वो है मजदूरी। पूंजी तीसरा उत्पादन का साधन, जब पूंजी लगाई जाती है यानी अगर कोई व्यक्ति पूंजी लगाता है तो बदले में उसे क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो जो थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो जब वो यानी पूंजी, तो निवेश के लिए क्या है, यानी पूंजी का इस्तेमाल हम करते किसके लिए है, जो भी हमारे जो इनपुट्स है उनको खरीदने के लिए। जैसे किसान जो है वो पूंजी का इस्तेमाल किसके लिए करेगा, एग्रीकल्चर इनपुट्स को खरीदने के लिए, यानी जो खेती में जो भी सामान लगता है जैसे बीज, खाद, ठीक है, इन सब को खरीदने के लिए लेता है, ठीक है। एक जो सूती वस्त्र उद्योग का जो मालिक है वो पूंजी का इस्तेमाल किस लिए करेगा, मशीनों को खरीदने के लिए, कपास को खरीदने के लिए, ठीक है। तो पूंजी का इस्तेमाल होता है किसके लिए, निवेश के लिए। निवेश में क्या क्या खरीदा जाता है, उपकरण, मशीन, भवन, ये सारी। तो जो पूंजी प्रदान करेगा यानी कि जिसने क्या किया, अपनी पूंजी लगाई है उत्पादन के साधन में, उसको उसके बदले क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। यानी कि पूंजी का जो पारिश्रमिक है वो क्या है, ब्याज है। और सबसे जो लास्ट है वो है एंटरप्रेन्योर, है ना, यानी उद्यमिता। जो उद्यमी है
जितने ये रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है जिसके पास, यानी जिसके पास जोखिम लेने की क्षमता है कि वो क्या करेगा, इन तीनों या इन चारों उत्पादन के साधन को आपस में संगठित करेगा, तो उसे उसके बदले में, क्योंकि उसने जोखिम लिया है ना, उसके पास रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है, तो या तो उसको लाभ मिलेगा पुरस्कार के रूप में, और अगर नहीं तो उसको क्या मिलेगा, हानि मिलेगा। तो क्योंकि हम यहाँ पे पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा क्या कहेंगे कि जो उद्यमी है उसको, उसका जो पारिश्रमिक है वो क्या है, लाभ है। तो उद्यमिता यानी कि जोखिम, जो उद्यमी होता है वो जोखिम लेता है और निर्णय लेता है, ठीक है, और व्यवसाय को संचालित करने की क्षमता रखता है, तो इसलिए उद्यमी को क्या मिलता है, पुरस्कार के रूप में लाभ मिलता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ बताया कि जो लैंड है यानी भूमि को क्या मिलता है, पारिश्रमिक, यानी इसको कारक आय भी बोलते हैं। एक और चीज मैं बता दूं, उत्पादन के कारक ये चारों, और ये कारक जो आय कमाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कारक आय कहते हैं। ठीक है, तो भूमि को में क्या मिलता है, रेंट एंड रॉयल्टी यानी किराया, जो कैपिटल है यानी जो पूंजी है उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट यानी ब्याज, और जो लेबर है यानी श्रम है उसका जो कारक आय या पुरस्कार या पारिश्रमिक जो भी हम कहेंगे वो है वेजेस यानी मजदूरी, और जो उद्यमी है उसको क्या मिलता है, लाभ। तो आज हमने पढ़ा उत्पादन के कारक के बारे में और उनको किस रूप में पारिश्रमिक मिलता है उसके बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, थैंक यू।